गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक साइज पे बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियाई पे बात करेंगे, वान डेर वाल रेडियाई पे बात करेंगे, आयनिक रेडियाई पे बात करेंगे। आप लोग को भी सिलेबस का नया अपडेट मिला होगा कि सिलेबस से ये सब पोर्शन हट चुका है, कोई पोर्शन के बारे में मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन अभी मेरा आपसे नम्र निवेदन यही है कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए और ये सब चक्कर में मत पड़िए कि ये सिलेबस से आउट हो गया या वो सिलेबस से आउट हो गया, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आना है। तो चलिए कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए एटॉमिक रेडियस। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे एटॉमिक रेडियस। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost orbit containing electron. It is defined as distance between center of nucleus to the outermost orbit containing electron. अब ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, के सेल में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो यही हो गया। अगर हम आपको बोले कि सोडियम एटम का आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप तो यही पढ़े हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। इस तरीके से आप ऑर्बिट बनाते चले जाइएगा, क्योंकि आप तो पढ़ रखे हैं कि एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। बोर्ड साहब तो यही बताए हैं कि एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट है। तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, इसी तरीके से इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो एटॉमिक रेडियस कहेंगे किसको? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस जिसमें कि आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका तीसरे ऑर्बिट में है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस ऑर्बिट तक का दूरी जिस ऑर्बिट में आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये पहले डेफिनेशन हुआ एटॉमिक रेडियस का, क्योंकि ऐसे तो फिर एटॉमिक रेडियस सारे एटम का बराबर ही हो जाएगा अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो, क्योंकि हाइड्रोजन में भी इनफाइनाइट ऑर्बिट, सोडियम में भी इनफाइनाइट ऑर्बिट, कैल्शियम में भी इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस जिस ऑर्बिट में आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। पहले आपको एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया गया। इसके बाद है कि एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप चाहते हैं कैलकुलेट करना कि कोई एटम का एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है, तो वो कारण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसको रब करते हैं। ये डेफिनेशन पहले ऐसे लिख लेंगे, ऐसा फिगर पहले बना लेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां तक के दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू, लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ atomic radius, exact value of atomic radius can't be calculated
exact value of atomic radius can't be calculated due to following reasons। इन कारणों से एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। और ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, वाई इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड। तो जो रीजन है वो यहां पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन कि ऑर्बिट्स डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री। ऑर्बिट डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री। जैसे आप ऐसे समझिए कि हम जहां पे चल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो मेरा ये जगह है जहां पे हम चल के पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ बच्चे बैठे हुए हों और कोई आए और उसके बाद किसी बच्चे से पूछे कि आप यहाँ पे बताइए कि आपके टीचर कहाँ पे चल के पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई पेन उठाएगा और पेन से एक लाइन ड्रॉ कर देगा और कहेगा कि मेरे टीचर ना बस इसी लाइन पे इस तरीके से चलते हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो गए। ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा से अगर पूछा जाएगा कि आपके टीचर कहाँ पे चल के पढ़ाते हैं, तो वो यहाँ पे डॉट 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 बना देगा, बोलेगा कि ये उनका प्रोबेबल एरिया है जहां पे वो चलते हैं, इतना ही दूर में कूदते फांगते रहते हैं। ये नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि इसी लाइन पर एकदम चलते हैं और थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो गए। तो ऐसा ही बात होता है ऑर्बिट में भी। जैसे हम लोग जल्दी में बनाने के लिए न्यूक्लियस बनाते हैं, ऐसे पहला ऑर्बिट बना देते हैं, दूसरा ऑर्बिट बना देते हैं, ऐसे तीसरा ऑर्बिट बना देते हैं। ये ऐसा शार्प बाउंड्री होता नहीं है ऑर्बिट का। अगर सही में अगर एटम अगर ढंग से अगर फिगर बनाना, फर्स्ट ऑर्बिट है अगर मान लीजिए, तो इस तरीके से बनाया जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। ये तरीका होगा फर्स्ट ऑर्बिट बनाने का। ये वो प्रोबेबल एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। अगर मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट भी इस तरीके से बनाया जाएगा, मतलब कोई शार्प बाउंड्री नहीं रहेगा, इस तरीके से कुछ दिखाया जाएगा सेकंड ऑर्बिट को। ये सही तरीका है ऑर्बिट बनाने का। ये तो ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी में इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल बात ये होता है ऑर्बिट क्या है, तो वो सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करता है। तो वो ऐसा नहीं कि शार्प बाउंड्री है, इन जगहों में कहीं पे वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी होता है उसका, तो ऐसे दिखाया जाता है। उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। इन जगहों पे से कहीं पे इलेक्ट्रॉन होएगा। अगर मान लीजिए कि किसी को न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सेकंड ऑर्बिट तक का दूरी लेना है, अब कोई यहां तक दूरी ले, कोई इसी में थोड़ा और आगे बढ़ जाए, कोई इसी में थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो दूरी तो वो इसी ऑर्बिट का ले रहा है, लेकिन कुछ यहीं तक मेजर किया, कुछ और आगे तक, कुछ और आगे तक, तो वैल्यू थोड़ा डिफर कर जाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ऑर्बिट का जब शार्प बाउंड्री नहीं होता है, तो जब शार्प बाउंड्री है नहीं, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगा। यहां पर यही लाइन लिखा गया है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कांट बी कैलकुलेटेड। एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं, तो उन कारणों को आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला कारण है कि ऑर्बिट्स डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री। अब दूसरा कारण लिखने जा रहे हैं। बोर्ड पर से अच्छे से नोट करेंगे आप। सेकंड पॉइंट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट to isolate single atom for atomic radius
डिटर्मिनेशन। अब जैसे ऐसे सोचिए कि अगर ये लोहे का रॉड है, इस लोहे के रॉड में अगर करोड़ों एटम है आयरन का, आपको आयरन एटम का रेडियस पता करना है तो आपको इस करोड़ों एटम के ग्रुप से एक एटम को अलग करना पड़ेगा, तब तो आप उसका रेडियस पता करिएगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी एटम के क्लस्टर से, एटम के ग्रुप से एक एटम को अलग करके उसका रेडियस पता कर लें। तो यही लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट सिंगल एटम फॉर द पर्पस ऑफ एटॉमिक रेडियस डिटर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि why atomic radius value can't be calculated exactly। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं value of atomic radius changes in different bonded state। अब जैसे मेरा बात समझिए, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अलग अलग है। इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, कार्बन का, ऑक्सीजन का कुछ और है, क्लोरीन का कुछ और है। तो यहां जो हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे अगर हाइड्रोजन का रेडियस पता करेंगे, हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां अगर हाइड्रोजन का रेडियस पता करेंगे, तो इन सब जगहों पर हाइड्रोजन का रेडियस अलग अलग दिखेगा। तो डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट में भी किसी एटम का रेडियस डिफरेंट होता है। यह भी कारण है कि एटॉमिक रेडियस का वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमको एटम का साइज तो बताना है। तो एटम का साइज बताने के लिए हम जिन टर्म्स का सहारा लेते हैं, वो टर्म्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर एटॉमिक साइज कैसे बताएं, किसके मदद से बताएं। एटॉमिक रेडियस का तो चलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एटम का साइज अगर एस्टिमेट करना है तो कैसे पता करें। तो इसको अब हम रब करने जा रहे हैं। लिखेंगे फॉर एस्टिमेटिंग साइज ऑफ एटम्स वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ। अगर एटम का साइज अगर बताना है तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? We use concept of number 1 covalent radii, number 2 van der Waal radii, number 3 metallic radii, and number 4 आयोनिक रेडियाई। बोले कि अगर एटम के साइज को अगर बताना है तो हम लोग इन 4 टर्म्स के मदद से एटम का साइज हम लोग बताएंगे। कोवलेंट रेडियाई की मदद से, वान डेर वाल रेडियाई की मदद से, मेटेलिक रेडियाई की मदद से और आयनिक रेडियाई की मदद से। इन चारों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कोवलेंट रेडियाई। तो ये हम हेडिंग दे दिए हैं, अब इसके बारे में समझाते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। एटम का साइज बताने के लिए अब जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कोवलेंट रेडियाई। ये टर्म हम लोग यूज करते हैं एटम के साइज को एस्टिमेट करने के लिए, पता लगाने के लिए। अब देखिए ये होता क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई एक एटम है और अगर ये किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले, ये एक एटम है, ये कोई दूसरा एटम है, अगर ये दोनों एटम अगर आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना ले, कोवलेंट बॉन्ड में होता ये है
कि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में शेयरिंग होता है, इसका कुछ हिस्सा इसमें और इसका कुछ हिस्सा इसमें होता है। ये हम लोग अगले चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो होगा क्या यहां पर कि ये दो एटम है, दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी ले लीजिए, ये हुआ दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी, और इसको आप आधा कर दीजिए ये, तो ये हाफ वाले हिस्से को कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, ये हाफ वाले हिस्से को कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, और रेडियस का ये प्लूरल हो गया रेडियाई। तो यही हुआ आपका कोवेलेंट रेडियाई, इसी को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियाई। छोटा सा r लिखते हैं और उसके नीचे कोवेलेंट लिखते हैं। कोवेलेंट रेडियाई क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज 1/2, इट इज डिफाइंड एज 1/2, मतलब इसका आधा, इट इज डिफाइंड एज 1/2 डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ये दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, उसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, इसी को बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। इंटर का मतलब होता है दो के बीच, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ऐसा दो न्यूक्लियस, ऐसे दो एटम का न्यूक्लियस जो कि आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और इसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को हम लोग कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। तो ये डेफिनेशन लिख के ये ऐसे फिगर उतार लीजिए, ये कोवेलेंट रेडियाई हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वान डेर वाल रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई के बाद अब जो दूसरा टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वान डेर वाल रेडियाई। आप जो कोवेलेंट रेडियाई पढ़े उसमें आपको यह बताया गया कि अगर एक एटम है, दूसरा एटम है, अगर दोनों एटम अगर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी और उसका हाफ दूरी कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। उसमें था क्या कि इस एटम को कोवेलेंट बॉन्ड से पहले जुड़ना होगा, तब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को, ये इसके एटम का न्यूक्लियस है, इसके एटम का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हाफ करना होगा, वो कोवेलेंट रेडियाई था। लेकिन यहाँ जो वान डेर वाल रेडियाई है, वान डेर वाल रेडियाई को डिफाइन किया गया है नन बॉन्डेड एटम के लिए भी और बॉन्डेड एटम के लिए भी। मतलब ऐसे एटम के लिए भी जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, और ऐसे एटम के लिए भी जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे आप सोचिए ना कि कोई गैस जार है और उस गैस जार में अगर हीलियम गैस रखा हुआ है, हीलियम, तो हीलियम तो इनर्ट है। अब एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, वो तो स्टेबल है, इनर्ट गैस है। तो कहता है कि जब वो नन बॉन्डेड है, तब कोई भी एटम अगर नन बॉन्डेड है या कोई भी एटम अगर बॉन्डेड है, दोनों ही केस में डिफाइन किया गया है वान डेर वाल रेडियाई को। तो वान डेर वाल रेडियाई को नन बॉन्डेड में क्या डिफाइन किया गया है, बॉन्डेड में क्या डिफाइन किया गया है, बारी बारी से समझाते हैं। सबसे पहले नन बॉन्डेड वाले में कि अगर दो नजदीकी कोई नन बॉन्डेड एटम ले लीजिए, जैसे अगर गैस जार है उसमें बहुत सारा गैसियस एटम है, हीलियम का बहुत सारा एटम है, तो दो नजदीकी गैसियस एटम ले लीजिए, उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी ले लीजिए और उसको आप हाफ कर दीजिए, तो इसको बोलेंगे वान डेर वाल रेडियाई। वान डेर वाल रेडियाई, आर लिखना है और उसके नीचे वान डेर वाल लिख देना है। क्या बोले कि नन बॉन्डेड अगर एटम है, नन बॉन्डेड एटम, तो दो नजदीकी जो नन बॉन्डेड एटम है, दो एडजेसेंट जो नन बॉन्डेड एटम है, उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ कर देना है, इसको बोलेंगे वान डेर वाल रेडियाई। बॉन्डेड एटम के केस में क्या बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि दो एटम आपस में बॉन्ड बना लिया, मॉलिक्यूल बन गया, ये दो एटम आपस में बॉन्ड बना लिया, मॉलिक्यूल बन गया, तो आपको दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल लेना है, दो अगल बगल वाला मॉलिक्यूल लेना है, और उसका दो नजदीकी एटम लेना है। जैसे ये दो नजदीकी मॉलिक्यूल हुआ, मतलब अगल बगल वाला मॉलिक्यूल हुआ, और इसका दो नजदीकी एटम, तो एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी लेना है और उसको हाफ कर देना है, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग वान डेर वाल रेडियाई। ये भी हुआ वान डेर वाल रेडियाई। ये WAAL लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज, देखिए इस डेफिनेशन में
इसको भी डिफाइन कर दिया गया है, इसको भी डिफाइन कर दिया गया है। इट इज डिफाइंड एज 1/2, ये 1/2 है, ये हुआ पूरा 1, इसी को आधा कर दिए तो ये 1/2। इट इज डिफाइंड एज 1/2 डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। ये नॉन बॉन्डेड अकेला एटम है, आइसोलेटेड एटम, वो एटम जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है, उसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ हिस्से को हम लोग वान डेर वाल रेडियाई कह रहे हैं। या 2 एडजेसेंट एटम, 2 अगल बगल वाला एटम बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो 2 नजदीकी मॉलिक्यूल का जो 2 एडजेसेंट एटम है उसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को भी हम लोग वान डेर वाल रेडियाई कहते हैं। तो ये पहले आपको कोवेलेंट रेडियाई बताया गया था, अभी वान डेर वाल रेडियाई बताया गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोवेलेंट रेडियाई में और वान डेर वाल रेडियाई में किसका वैल्यू छोटा और किसका वैल्यू बड़ा होगा, तो ये दिमाग में रखिएगा, यहां पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियाई का वैल्यू छोटा होता है और वान डेर वाल रेडियाई का वैल्यू बड़ा होता है। क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में तो ये जो 2 एटम है वो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाता है, तो 2 न्यूक्लियस के बीच का दूरी कम हो जाएगा, और दूरी कम है उसका हाफ ले रहे हैं तो वैल्यू तो छोटा ही होगा। लेकिन वान डेर वाल रेडियस हम लोग ऐसे 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को कह रहे हैं जो आपस में बॉन्ड बनाया ही नहीं है। तो अगर ये आपस में बॉन्ड बनाया ही नहीं है, ये दोनों दूर है, तो ये दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होगा वो भी ज्यादा होगा। ये 2 एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी भी ज्यादा है, तो उसका आधा दूरी भी ज्यादा होगा। तो यही लिखा गया है कि कोवेलेंट रेडियाई का वैल्यू छोटा होगा, वान डेर वाल रेडियाई का वैल्यू बड़ा होगा। तो अभी हम लोग 2 रेडियाई पढ़ लिए, एक पढ़ लिए कोवेलेंट रेडियाई, एक पढ़ लिए वान डेर वाल रेडियाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटेलिक रेडियाई, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटेलिक रेडियाई। दो हम लोग टर्म पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके कोवेलेंट रेडियाई, एक पढ़ चुके वान डेर वाल रेडियाई। अब ये तीसरा है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई में सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि इन मेटल मेटेलिक बॉन्ड, ये ए लिखा हुआ है, इन मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। मेटल में मेटेलिक बॉन्ड होता है। जैसे अगर लोहे का रॉड है, आप इसको चाहिएगा ऐसे मोड़ना तो नहीं मुड़ेगा, सारा एटम स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड, पहले उसको थोड़ा समझ लें। जैसे देखिए, अगर कोई लोहे का सीट है या किसी मेटल का सीट है, अगर कोई लोहे का सीट है या किसी मेटल का सीट है, तो मेटल में जितना भी एटम होगा वो सारा एटम पॉजिटिव आयन के रूप में होगा। किसी भी मेटल में, किसी भी मेटल में जितना भी एटम होगा वो सारा का सारा एटम पॉजिटिव आयन के रूप में होगा। आज के वीडियो में थोड़ा साउंड हल्का डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, तो वो थंडर साउंड आ रहा है। अगर वो मान लीजिए माइक अगर कैच कर रहा हो तो साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे आज के वीडियो में। हाँ, तो बता रहे थे कि किसी भी मेटल में जितना भी मेटल का एटम होगा वो सारा मेटल का एटम पॉजिटिव आयन के रूप में होता है। सारा मेटल एटम पॉजिटिव आयन के रूप में होगा। आप जब फिगर बनाएंगे तो ये जो गोल गोल एटम बनाया गया है, आप सारे एटम को एक बराबर गोल बनाएंगे। ये जल्दी में बनाने के क्रम में कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको सब इक्वल शेप साइज का बनाना है। बोले कि किसी भी मेटल में जितना भी मेटल का एटम होता है वो सब पॉजिटिव आयन के रूप में होता है। ये क्या करता है, मेटल अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये सारा मेटल का एटम बाहर निकाले हुए रहता है। जो भी मेटल का एटम है वो सब अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हुए है।
अच्छे से टाइम देके फिगर बनाना चाहिए, नहीं तो जो आप बनाना चाहेंगे वो दिखेगा नहीं, कुछ और दिखने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे और आराम से फिगर बनाएंगे। ये मेरा फिगर तो बन गया। देखिए फिर से बताएं, किसी भी मेटल में जितना भी मेटल का एटम है वो सारा मेटल का एटम पॉजिटिव आयन के रूप में होता है। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सारा एटम बाहर निकाले हुए होता है। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तब तो वो पॉजिटिव आयन बना। कोई अगर कह दे कि मेटल इज कंपोज्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, मेटल किस चीज का कंपोज्ड है, मतलब मेटल किस चीज के मिलने से बना है, तो कंपोजिशन में ये लिखा जा सकता है मेटल्स को ये ऐसे लिखा जा सकता है, पॉजिटिव आयंस इन अ sea of delocalized electron, positive ion in a sea of delocalized electrons। मेरा बात सुनिए थोड़ा, जैसे आप कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, आपका अपना एक घर है जहां आप रहते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाइए फिर लौट के आप अपने घर आइएगा, घर वाला लात मार के भगा दे, अब कहाँ रहिएगा? अब कहीं भी रह सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, किसी मंदिर में, किसी दोस्त के यहाँ, होटल में, कहीं भी रह सकते हैं। फिर आप हो गए डीलोकलाइज्ड, आपका कोई लोकेशन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर एटम में होता तो उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोकलाइज्ड। एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, शॉर्ट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तब इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। तो ये लिखा हुआ है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। देखने से ये क्या फील हो रहा है? लग रहा है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और इसमें पॉजिटिव आयंस फ्लोट कर रहा है। देखने से यही फील हो रहा है कि बहुत सारा पॉजिटिव आयन है और ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के समुद्र में फ्लोट कर रहा है। तो कोई पूछ दे कि मेटल्स का कंस्टिट्यूएंट क्या है, मेटल किस चीज के मिलने से बना हुआ है, तो लिख देंगे कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्ट वर्ड आपको क्लास 12 में सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी मिलेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, स्टैंडर्ड ये लाइन याद रखिएगा। कोई पूछे कि मेटल किस चीज का बना हुआ है, मेटल का कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो सीधे यही लाइन बोलना है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कि लगता है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और उसमें पॉजिटिव आयन बहुत सारा फ्लोट कर रहा है। अब ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, ये सब जो माइनस है, ये प्लस और माइनस के बीच में जो एकदम तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वही अट्रैक्शन फोर्स मेटेलिक बॉन्ड है। तो मेटल में यही मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब यहां हम लोग को बात करना है मेटेलिक रेडियाई का, कि मेटेलिक रेडियाई क्या है। तो दो नजदीकी मेटल आयन लीजिए, दो नजदीकी मेटल आयन, जैसे ये और ये दो नजदीकी मेटल आयन है, उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी लीजिए और उसको आधा कर दीजिए, तो इसी को बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई। दो नजदीकी मेटल आयन है, उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी है, उसको हाफ कर दिए, इसी को बोलेंगे मेटेलिक रेडियाई। आर लिखेंगे और उसके नीचे मेटेलिक लिखेंगे। देखने में दिक्कत होएगा क्योंकि थोड़ा गिजबिज है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं, आर लिखेंगे उसके नीचे मेटेलिक लिख देंगे। तो दिमाग में रखें कि मेटल में कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में ये फिगर पेशेंसली आपको बना लेना होगा और मेटल का कंस्टिट्यूएंट ये लिख लेना होगा, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ the internuclear distance between two adjacent metal ions।
जो यहां पर समझाया गया है वही बात को यहां पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि दो एडजेसेंट मेटल आयन है, दो अगल बगल वाला मेटल आयन है, उसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के आधा दूरी को मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आता है दिमाग में, यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में आता है कि कोवेलेंट रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, अगर तीनों को कंपेयर करें कि कौन छोटा, कौन उससे बड़ा और कौन सबसे बड़ा, तो इसका पहले सीधे हम जवाब लिख दे रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियाई जो है वो सबसे छोटा होता है, मेटेलिक रेडियाई उससे बड़ा होता है, वान डेर वाल रेडियाई सबसे बड़ा होता है। हम इसको विथ एक्सप्लेनेशन अभी बताएंगे, पहले बात समझिए। कोवेलेंट रेडियाई सबसे छोटा होता है, इन तीनों में सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में आपको बताया गया कि एक एटम ये दूसरा एटम जब आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाए, तो जब कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी यहां पर कम हो गया, ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी यहां कम है। अब जब ये दूरी कम है, अब इसके बीच के दूरी के आधा दूरी को अगर कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं, तो कोवेलेंट रेडियाई तो खैर सबसे छोटा होगा। अब वान डेर वाल रेडियाई में क्या था कि ये जो एटम था नन बॉन्डेड, ये जो एटम था नन बॉन्डेड, ये जो एटम था नन बॉन्डेड, उसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को वान डेर वाल रेडियाई कहते थे। या अगर कोई मॉलिक्यूल भी था तो उसका जो दो नजदीकी एटम था उसके न्यूक्लियस के बीच के दूरी के हाफ दूरी को वान डेर वाल रेडियाई कहते थे। तो इससे तो खैर ये बड़ा था, कोवेलेंट रेडियाई से तो बड़ा था, क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस के बीच का दूरी ही कम हो गया, दूरी कम हो गया तो उसका हाफ दूरी भी कम होगा, लेकिन यहां पर दूरी ज्यादा, जो हाफ दूरी होगा वो भी ज्यादा है। तो कोवेलेंट रेडियाई वान डेर वाल रेडियाई में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है बच्चों को मेटेलिक रेडियाई में। बच्चे पूछते हैं कि सर यहां भी तो ये आयन और ये आयन आपस में ओवरलैप किया हुआ नहीं है, तो यहां पर जो न्यूक्लियस के बीच में दूरी होगा उसका जो हाफ दूरी ले रहे हैं वो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मेटेलिक रेडियाई का जो वैल्यू है वो कम है और ये जो वान डेर वाल रेडियाई है उसका वैल्यू ज्यादा है? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप किसी छोटे से पोर्शन को अगर आप यहां पे ड्रॉ करें कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आयन है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो उसके बीच में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, इसके बीच में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी है। यहां पर इन दोनों को नजदीक लाने वाला कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई सोर्स यहां प्रेजेंट नहीं है जो इन दोनों को करीब ला रहा है, लेकिन ये जो माइनस है इस प्लस को अपने तरफ खींच रहा है, ये जो माइनस है इलेक्ट्रॉन ये इस प्लस को अपने तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों को नजदीक लाने वाला सोर्स इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है। तो यहां पर ये जो न्यूक्लियस है उसके बीच का दूरी कम होगा इसके तुलना में। बात समझिएगा, मेटेलिक रेडियाई में क्या बात बता रहे हैं। इसमें वान डेर वाल रेडियाई में ये जो दो एटम है उसको नजदीक लाने वाला कोई सोर्स बीच में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये जो पॉजिटिव आयन है बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन को अपने तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन को अपने तरफ खींचेगा, तो इन दोनों को नजदीक लाने वाला सोर्स बीच में प्रेजेंट है, जिस कारण से इस न्यूक्लियस के बीच का दूरी कम होगा इसके तुलना में, तो इसका आधा दूरी भी कम होगा। मतलब जो मेटेलिक रेडियाई है इसका वैल्यू कम होगा किसके तुलना में? तो वान डेर वाल रेडियाई के तुलना में। तो ये हम लोग अभी तीन टर्म पढ़े, कोवेलेंट रेडियाई पढ़े, मेटेलिक रेडियाई पढ़े, वान डेर वाल रेडियाई पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे अब आयनिक रेडियाई। ये आखिरी है आयनिक रेडियाई। सबसे पहले यहां पर तो जानिए कि आयंस तो दो प्रकार का होता है, एक होता है कटायंस
एक होता है अनायंस। कोई पूछ दे कि कटायंस क्या होता है, तो जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग कटायंस कहते हैं। तो ये बात तो नहीं लिख रहे, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायंस। एक लाइन इसमें दोबारा लिखिएगा जो आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि कटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लोजेज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तब कटायन बनेगा। अगर कोई एटम है, अगर ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालेगा तब कटायन बनेगा। पहले तो ये लिखा हुआ है कि कटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर लिखेंगे कि ये जो कटायन है उसका जो रेडियस है वो छोटा होता है पेरेंट एटम से। मतलब जिस एटम से ये बना है कटायन जिस एटम से बड़ा है तो इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका रेडियस छोटा होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वाई कटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पहले बता दिए कि कटायन जो है वो छोटा होगा पेरेंट एटम से। सवाल आता है कि वाई cations are smaller than parent atom। कटायन क्यों छोटा होता है पेरेंट एटम के तुलना में? तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और दूसरा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के मदद से समझाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे सोडियम है और ये सोडियम आयन है। सोडियम आयन कब बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एटॉमिक नंबर 11 है, लिखेंगे K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 1। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो चुका है तो K सेल में 2, L सेल में 8। इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके 3 ऑर्बिट तक का डिस्टेंस लेना होगा। इसमें न्यूक्लियस के सेंटर से लेके 2 ही ऑर्बिट तक का डिस्टेंस लेना होगा। तो ये कटायन छोटा होगा पेरेंट एटम से, उस एटम से जिससे वो बना है। क्यों भाई? तो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन घट गया। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण देखिए, एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 माइनस 11 प्लस, 11 प्लस मिलके 11 माइनस को खींच रहा है। 11 प्लस है इसके न्यूक्लियस में जो कि 11 माइनस को खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 10 है और ये 11 है। अब 11 मिलके 10 ही को खींच रहा है। पहले 11 को खींचना है, अब 11 को 10 ही को खींचना है। तो यहाँ पर उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड तगड़ा हो जाएगा और एटम जो है, मतलब ये जो आयन जो है वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड होगा, थोड़ा सिकुड़ा हुआ होगा, जिस कारण से इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। यहाँ पे 11 को खींचना है तो ये थोड़ा फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस न्यूक्लियस का इस पे होल्ड तगड़ा हो गया। होल्ड तगड़ा होने से ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, जिस कारण से इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। तो ये हम लोग पढ़े अभी कटायन के बारे में कि कटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब हम लोग अनायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसको नोट करें। चलिए, अब इसके बाद कटायन के बाद लिखेंगे अनायंस। अनायंस में ये तो जानते हैं कि जो निगेटिवली चार्ज आयन है उसको अनायन कहते हैं। ये लाइन नहीं लिख रहे हैं, अगला लाइन लिख रहे हैं इसमें, अनायंस आर फॉर्म्ड when an atom
गेन्स इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब अनायन बनेगा। जैसे ये फ्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये F- बन जाएगा। अनायन कैसे बनता है? तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तब अनायन बनता है। ये दिमाग में रखेंगे कि जो अनायन है वो बड़ा होता है पेरेंट एटम से। अगर इसमें और इसमें अगर साइज में कंपेयर करें तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अनायन का साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से। लिख रहे हैं अनायंस आर बिगर देन पेरेंट एटम ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बात को समझिए, जैसे फ्लोरीन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F- बन गया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। अब आप कहिए कि न्यूक्लियस का चार्ज तो उतना ही है, तो न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में घट गया है। जैसे यहां पर 9 प्लस को 9 ही माइनस को खींचना है, यहां पर 9 प्लस को 10 माइनस को खींचना है, तो यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया इसके तुलना में। यहां पे इस प्रोटॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पर इसका होल्ड कमजोर होगा, तो ये थोड़ा फैला हुआ होगा, इलेवेटेड होगा। तो अनायन बड़ा होता है पेरेंट एटम से, कटायन छोटा होता है पेरेंट एटम से। ये बात लिख दी है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ आयंस के साइज को सजाना है। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत पूछता है। क्वेश्चन लिखेंगे अरेंज दीज स्पेसीज इन increasing ionic radii. Arrange these species in increasing ionic radii. Mg plus 2 F minus Na plus N minus 3 Al plus 3 O-2। देखिए ये कुछ आयन आपको दे दिया गया है, इसको बढ़ते हुए साइज पे आपको सजाना है। करेंगे क्या? सबसे पहले इस तरीके से काम कर लें कि जैसे Mg+2 में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें 12 प्लस है, इलेक्ट्रॉन कितना है तो 12 में से 2 चला गया, 2 प्लस चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस है, एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 प्रोटॉन, लेकिन एक माइनस चार्ज है तो 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन। सब में पहले ये काम कर लेंगे। एटॉमिक नंबर 11 तो 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। एटॉमिक नंबर 7 तो 7 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। Al प्लस 3 एटॉमिक नंबर 13 तो 13 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। O-2 एटॉमिक नंबर 8 तो 8 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सब में 10 है। अब सबसे छोटा कौन होगा? तो यहां पर 12 प्लस 10 को खींच रहा है, यहां पर 9 प्लस 10 को खींच रहा है, यहां 11 प्लस 10 को खींच रहा है, यहां देखिए 13 प्लस 10 को खींच रहा है। तो ये पॉजिटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा पकड़ के रखेगा अपने तरफ, तो ये सबसे ज्यादा सिकुड़ा हुआ होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा। ये सबसे छोटा होगा Al+3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचे हुए रहेगा, जिस कारण से ये कंस्ट्रिक्टेड होगा सबसे ज्यादा। इससे बड़ा होगा ये, जो 10 इलेक्ट्रॉन को 12 प्लस को खींचना है,
इससे बड़ा होगा ये, इसके बाद इससे बड़ा होगा ये, इससे बड़ा होगा O-2 और सबसे बड़ा होगा N-3, क्योंकि यहां पर 7 ही प्लस को 10 माइनस को खींचना है। तो यहां न्यूक्लियस में चार्ज सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन पूरा इलेवेटेड होगा, फैला हुआ होगा, तो इसका साइज सबसे बड़ा और इसका साइज सबसे छोटा। तो ये जो भी टर्म्स था साइज बताने वाला वो हम लोग कंप्लीट कर लिए, कोवेलेंट रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। अब एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग का और बचा हुआ है, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। छोटा सा डेफिनेशन और बचा हुआ है, तो अगले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चालू कर देंगे, लेकिन एक डेफिनेशन आपको हम इसका भी बताएंगे, क्या बोले, डायगोनल रिलेशनशिप 2-3 लाइन का डेफिनेशन है, और उसके बाद कुछ छोटा छोटा 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। तो वो 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कोवेलेंट रेडियाई अगले क्लास में होगा, और अगले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग भी चालू हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।